everyone, my name is Shivani and welcome to Anant IAS Pieces 007। आज हम 23rd ऑफ जुलाई लास्ट संडे का साइंस और टेक का जो न्यू सेक्शन आता है द हिंदू में उसका डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। जो लोग पहली बार चैनल पे आए उनको मैं बता दूं चैनल का नाम है अनंत IAS Pieces 007। लेकिन ये सिर्फ IAS प्रिपरेशन या PCS प्रिपरेशन करने वालों के लिए नहीं है, इसके ऊपर SSC के बच्चे भी अपनी तैयारी में से हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ बैंक की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी चैनल काफी हेल्पफुल है, मुझे फीडबैक मिला उस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ। तो उस हिसाब से ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी दिशा में काफी समय से एक ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर उनको क्वेश्चन प्रिपरेशन और कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस कैसे पढ़ना है, हेल्प हो सके, तो ये उनके लिए अप्रोप्रिएट जगह है। शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। आर्टिकल कहता है जेनोमिक डेटा थ्रू लाइट ऑन डिमाइस ऑफ कॉपर एज। अगर आप इस आर्टिकल को शुरुआत से देखेंगे तो ये कहता है जेनोमिक डेटा, तो लगेगा साइंस का टॉपिक हो सकता है। फिर कहता है थ्रो लाइट ऑन ऑन डिमाइस, मतलब डिमाइस का मतलब खत्म होना, धीमे धीमे क्षीण होना, ऑफ कॉपर एज है। कॉपर एज पढ़ेंगे लगेगा भाई हिस्ट्री का टॉपिक है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप IAS के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखिए, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, सवाल कभी भी सीधा सीधा नहीं आता है, सवाल हमेशा घुमा हुआ आता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ UPSC एंड द प्रिपरेशन ऑफ UPSC कि सीधे से सवाल कभी नहीं आएगा और मजा भी उसी में ही है। अगर सवाल सीधा आ जाएगा तो फिर तैयारी का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं, आर्टिकल कहता है जेनोमिक डेटा जो है, जीनोमिक जीनोम समझते हैं हम सब, हमने पढ़ा होगा जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ा हुआ है, राइट। जीनोम सीक्वेंसिंग अगर आपने पढ़ा हुआ तो जीनोमिक डेटा भी समझ में आ जाएगा। और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ साथ आपको DNA हमने पढ़ा होगा और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं हम साइंस में, उसमें सब चीजें कवर हो जाती हैं। तो जीनोमिक डेटा कहता है, प्रकाश डालता है इस बात पे, और डिमाइस ऑफ कॉपर एज, कॉपर एज कैसे खत्म हुआ होगा इसके ऊपर ये आर्टिकल है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। तो समझने वाली बात यहाँ पे है कि हम इसमें क्या पढ़े, पढ़ना क्या है आपको, कॉपर एज किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है आपको पता होना चाहिए। ये आएगा आपका हिस्ट्री में, आपका कवर करता है कि आपको पता है कि कौन से कॉपर एज की बात हो रही है एज पर द हिस्ट्री विच वी कवर फॉर UPSC प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेनोमिक डेटा की जब बात होती है तो हमको जीन सीक्वेंसिंग, DNA, जीन क्या होते हैं, जब हम अपने साइंस और टेक में पढ़ते हैं, साइंस वाले सेक्शन में, वहां हमको पता होना चाहिए। आर्टिकल कहता है an analysis of ancient human genomic data suggests that copper age farmers and steppe pastoralists may have interacted thousands years earlier than previously thought। मतलब ये जो सीक्वेंस डेटा कहता है कि 1000 साल पहले जो कॉपर एज के जो फार्मर्स थे और स्टेपी पेस्टोरलिस्ट, स्टेपी जहां जिन इलाकों में स्टेपी खेती को, जिस खेती को स्टेपी नाम दिया गया है, उस इलाके की बात हो रही है, यूरेशिया या यूरोप के इलाकों की बात हो रही है। मे हैव इंटरेक्टेड थाउजेंड्स ईयर्स, वो 1000 पहले आपस में इंटरेक्ट कर चुके होंगे, ऐसा ऐसा उन्होंने एक थॉट, प्रीवियस थॉट था, राइट। तो द फाइंडिंग्स पब्लिश इन नेचर, कहाँ छपा है, नेचर में छपा है। मे aid our understanding of the demise of the copper age and the expansion of pastoralist group around 3300 BC। अच्छा, अब समझने की बात यहाँ पे, ये कॉपर एज क्या है, किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है, पता होना चाहिए। साथ ही साथ जीनोमिक डेटा क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर कहता है आर्टिकल की previous analysis of ancient genome data have suggested that two major genetic turnover events occurred in Western Eurasia, and one was associated with the spread of farming around 7000 to 6000 BC, and a second resulting from the expansion of pastoralist group from the Eurasian steppe around 3300 BC। अब आप कहेंगे मैम इतना सारा ये क्या पूछा जाएगा, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। आपको सवाल क्या बन सकता है, सीधे आप ध्यान दीजिए कि अभी तक जब भी हम किसी एज को हम गेज करना चाहते हैं, हिस्ट्री की बात अगर मैं आपसे करूं, तो सबसे कॉमन मेथड होता है कार्बन डेटिंग। अगर आपने ध्यान दिया होगा, सबसे कॉमन मेथड अभी तक आपने पढ़ा होगा, दैट इज कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग से हम पता कर सकते हैं कि कितना पुराने पुराने फॉसिल्स हैं, कब किस जगह क्या हुआ करता था, सब पता चल जाता है। लेकिन अब ये आर्टिकल कहता है कि जीनोमिक डेटा इस बात के ऊपर हाईलाइट करता है, राइट, थ्रो करता है प्रकाश को कि कॉपर एज का डिमाइस कैसे हुआ होगा। और ये एक ही लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जीनोमिक डेटा वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ स्पेसिफिक एरा, और इट वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉपर एज। इस पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, पर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो पहली लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, तो सब आप जब भी आर्टिकल को पढ़ो खोल करके। अब कहते हैं यूरेशिया, जिन बच्चों ने कभी मैप देखा नहीं, वे जरूरी है कि वेस्टर्न यूरेशिया को मैप में देखें।
फिर कॉपर एज का टाइम फ्रेम आप क्या पढ़ते हो, उस एरा में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजों का रिवॉल्यूट का इन्वेंशन हो रहा है, वो पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि वैगन का, हॉर्स का डोमेस्टिकेशन किया गया, ये हमको पता होना चाहिए। न्यू इकोनॉमी बनी उस समय की, उस एरा की बात हो रही है, तो हिस्ट्री के लेवल से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद कह रहे हैं कि यूरोप एंड द न्यू वेस्टर्न ब्लैक सी रीजन, इस रीजन को मैप में जरूर देखिए, पूछा जा सकता है स्ट्रेट अवे। अगर सवाल यहाँ से जाएगा तो कहीं और से आ जाएगा। फिर स्टेपी जोन में से मैंने कहा, स्टेपी जोन जहाँ पे खेती होती है, यूरेशिया के जो इलाकों में होती है, स्टेपी जहाँ जैसे टाइप ऑफ फार्मिंग पूछी जाती है, स्टेपी है। और उसके साथ साथ आपका चाको है, ग्रांड चाको है। तो इन सबके जो नाम हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, जो आपका जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो उस लेवल को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ये कहते हैं ज्योग्राफिकल जोन्स में बटा हुआ था इलाका, उन सबको पता है। 1000 साल पहले अगर वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे यहाँ वहाँ के इलाके के लोग, तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा था, फार्मर्स क्या करते थे आपस में, एक्सपेंशन कैसे करते थे। और इस ग्रुप को नाम दिया गया है पेस्टोरलिस्ट ग्रुप। जिससे यूरेशियन बेल्ट की बात हो रही है जहाँ पे स्टेपी फार्मिंग होती है, तो वहां के ग्रुप को कहा जा रहा है पेस्टोरलिस्ट ग्रुप, एंड दैट इज अराउंड 3300 BC। तो इसको एक फैक्ट की तरह पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ जिस कॉपर एज की बात हुई, पता होना जरूरी है। फिर ये कहते हैं द अर्ली ब्रॉन्ज एज इंडिविजुअल्स फ्रॉम यूनानीज एंड Pietril do not show traces of steppe-like ancestry, but instead a resurgence of hunter gatherers ancestry observed widely in Europe। तो हमको पता ही है कि पहले जब हमने फार्मिंग करनी नहीं शुरू की थी, हमने खेती करना और उसको एक जगह इकट्ठे करने की जो जो अवधारणा है, जो ये तरीका है, इसको नहीं सीखा था। उसके पहले हम क्या थे, हम बार्बेरियन थे, हम यहाँ घूमते थे, जैसे उन्होंने बोला कि हंटर गैदर्स थे, दैट्स राइट, वो तो सही, वो हम सबको पता है। लेकिन जिस एरा के लिए बात हो रही है, उस एरा को हमको पता होना चाहिए कि भाई 3300 BC में क्या हो रहा था, 5500 BC में क्या हो रहा था, हिस्ट्री के लेवल से। और जैसे मैंने आपको कहा, ज्योग्राफिकल लेवल से आपको पता होना चाहिए, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, यूनानी जिस जगह का बात हुई, ब्लैक सी, उसके साथ साथ यूरेशियन बेल्ट की बात हो रही है, इसको आपको मैप में देखना जरूरी है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज कि जीनोम क्या चीज है, एक शब्द इसमें आया है जीनोम क्या, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है biologyonline.com से। अगर आप जाएंगे इस वेबसाइट पे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया, आपको डायरेक्ट मैं सोर्स शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं समझा रही हूँ जिस सोर्स से। तो जीनोम क्या है, व्हाट इज जीनोम और डेफिनेशन इन बायोलॉजी, जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए का ये क्या है, कंप्लीट सेट है विद इन अ लिविंग सेल, जिसमें जो जिंदा सेल्स उसमें मिलते हैं। The human cell generally contains up to 3 billion base pairs of DNA, which makes a genome. Other viruses have their genetic material in the form of ribonucleic acid, RNA। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पूरा उसका फुल फॉर्म है, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड का पूरा उसका फुल फॉर्म है आरएनए का, एब्रिविएशन का। ठीक है, तो जीनोम क्या है, सेट है हमारा डीएनए का, जिसमें लिविंग सेल्स होते हैं, और एक जनरली जो कंटेन करता है 3 बिलियन पेयर्स ऑफ डीएनए उसमें होते हैं। तभी कहते हैं हर किसी का डीएनए अलग अलग होता है। सो इस तरीके से आपने जीनोम समझा, हमने कॉपर एज का टाइमिंग अभी हमने नहीं समझा है, मैंने आपको हिंट दिया, आपको कवर अप करना है। ज्योग्राफिकल लेवल से आपको उस आर्टिकल को पढ़ना है, साइंस के लेवल से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि भैया उस तरह का जो उस टाइम जिस टाइम फ्रेम की बात हो रही है, वहां पे उस तरह के लोग कैसे थे, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते थे, आपस में ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, एक्सपेंशन कैसा था, ये भी आपको पता होना चाहिए एज पर द इकोनॉमिकल लेवल। जहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात होती है, तो वो भी आपको क्लियर आउट होना चाहिए, क्योंकि मेंस में बड़े सवाल ऐसे ही बनते हैं जहाँ पे उस एरा के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि भाई उस समय पे किस तरह की खेती होती थी, चावल कहाँ उगता था, गेहूं कहाँ उगता था। तो उस एरा के बारे में आपको 3 डायमेंशन पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है इन एआईज अनलिमिटेड पोटेंशियल, द बेनिफिट्स एंड द रिस्क। तो एआई पे तो पूरा साल कोई ना कोई आर्टिकल आया और आता रहेगा। इसको आप अब आने वाले कम से कम 4-5 सालों में, क्योंकि चैट जीपीटी आ चुका है, तो आने वाले 4-5-10 सालों में एआई के ऊपर काफी आर्टिकल्स आएंगे, हॉट टॉपिक रहेगा, अभी हटेगा नहीं, चलता रहेगा, क्योंकि एआई आ चुका है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है, हम यूज कर रहे हैं। तो उसका प्रभाव, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई नई स्टडी होती है वो सब हमको पढ़ना जरूरी है। On July 28, 2022, Google's DeepMind released the structure of 200 million proteins। तो अब ये एक स्टडी बताती है कि AI intelligence radically transforms workplaces and institutions. How can productivity be evaluated and excellence of individuals and institutions be measured? अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था, मैंने लास्ट संडे शायद पढ़ा है उसको आपके लिए,
इसमें कहा है कि भाई एआई बहुत अच्छी चीज है, उससे कई चीजें इजाद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बेनिफिट्स भी हैं और रिस्क भी है। तो ये तो अंडरस्टूड है ना यार, कोई भी चीज आएगी तो उसके बेनिफिट्स और रिस्क दोनों होंगे। तो कोई भी, अगर कोई कभी भी कोई चीज पढ़ो आप, तो नई चीज स्पेसिफिकली, तो दोनों पार्ट पढ़ने हैं, प्रोज एंड कॉन्स पढ़ने हैं, बेनिफिट्स पढ़ने हैं, रिस्क पढ़ने हैं। इंडिया में क्या हो रहा है उसके लिए, बाहर क्या हो रहा है तो ठीक है, वो गुड टू नो है, लेकिन इंडिया में उसके लिए क्या एफर्ट हो रहा है वो पढ़ने बहुत जरूरी है। तो गेम चेंजर में स्क्रीनशॉट में लिखा है कि while AI will help in democratizing knowledge, cutting edge science and applications are unlikely to develop in resource limited settings. तो अब वो कह रहे हैं कि इस कटिंग एज साइंस, मतलब साइंस इतनी ज्यादा ज्यादा एक्सप्लोर हो चुकी है कि कटिंग एज है, हर कोई एक नई चीज लेके आने के लिए कट, जिसे बिजनेस में बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, उसी तरह कट एज साइंस आ चुकी है, जहां पे नेक नेक चल रहा है, हर कोई एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, एप्लीकेशंस ला रहा है। तो आर अनलाइकली टू डेवलप इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग, जिसमें रिसोर्स लिमिटेड नहीं है, ऐसी कोई सेटिंग हो ही नहीं सकती जहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड हो, रिसोर्स बढ़ चुके हैं। नाउ अब वो कह रहे हैं कि the protein folding problem may be over the achievement of DeepMind's AlphaFold in accurately predicting the structures of proteins. अब जो ये स्टडी है आई है, जिसमें लिखा ह्यूमंगस, तो कह रहे हैं कि 28 जुलाई 22 को गूगल डीप माइंड रिलीज ने डीप माइंड एक उनका कहना चाहिए एक सबॉर्डिनेट है जिन्होंने इसको रिलीज किया। वो कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ 200 मिलियन प्रोटीन्स लिटरली एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, में बोला कि 200 मिलियन प्रोटीन्स उसमें का स्ट्रक्चर उनको मिला है, और literally everything that exists. This is said to be the most important achievement of AI ever, namely a solution to the protein folding problem. अब देखिए इस आर्टिकल में किसी खाने की, किसी फूड प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और किसकी हेल्प से निकाला गया, एआई की हेल्प से। तो ये बड़ा चेंज है। इसको प्री में अगर पूछा जाए आपसे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या क्या एआई प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। एक रिसर्च पेपर में इस बात को बोला गया कि अब 200 मिलियन से ज्यादा से बड़े प्रोटीन स्ट्रक्चर को एआई ने सर्च किया है, and it has found by AI. The proteins are composed of a linear chain of amino acids and their 3D structures determine their functions. अभी एआई में, एआई की स्टडी से ये भी पता चला था कि एआई के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अर्ली स्टेज कैंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। जब कैंसर को आइडेंटिफाई कर रहा है तो फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना एक एड ऑन है, बड़ी स्टडी है, लेकिन उसके ऊपर की कहानी है ना। ड्रग डिस्कवरी स्पेशली फॉर रेयर डिजीजेस, जैसे मैंने कहा, हैज बिकम फास्टर ड्यू टू अल्फाफोल्ड। नाउ 2020 में क्या हुआ था कि रोबोटिक सिंथेसाइजर रीड सच पेपर एंड मेड द कंपाउंड डिस्क्राइब इन इट। UNEP's World Environment Situation Room (WESR) used AI to analyze real-time sensor data from sensor in over 140 countries to predict glaciers mass, sea level rise, etc. तो AI का हेल्प सिर्फ हमारी पढ़ाई लिखाई इसमें नहीं, एआई का हेल्प हमारी इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स को ओवरकम करने के लिए कैसे हो रहा है, इसके ऊपर मेंस पे एक सवाल बन सकता है कि एआई को हम किस हद तक अपने इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स को कम करने के लिए, डिजीजेस को कम करने के लिए, एक नई स्टडी को करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आर्टिकल हेल्पफुल है। साइंस और टेक में पूछा सकता है, मेंस में सवाल तो तय है, इस बार जो लोग मेंस देने वाले हैं, मेरे को पूरी उम्मीद में सवाल एक बनेगा ही बनेगा, और हेडिंग हो जाती है गेम चेंजर, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये पूरा बाकी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे पूरी इसकी स्टडी छपी है पेपर में, और इसके पहले छपी है नेचर में। नेचर तो हम सबको पता ही है कि नेचर एक पत्रिका है, एक मैगजीन है जहाँ पर साइंस से जुड़े हुए अच्छे आर्टिकल्स छपते हैं, इंडिया के बाहर के, ऑब्वियसली बाहर के होते हैं तभी वो यहाँ पे आते हैं। ये आर्टिकल लिखा टी प्रदीप ने, इज एन इंस्टीट्यूट प्रोफेसर एट आईटी मद्रास, तो उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो उन्होंने पहले पढ़ा होगा फिर लिखा होगा। तो अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को डायरेक्ट नेचर की वेबसाइट पे जाकर के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, करना चाहिए, पता होना चाहिए, एक नया एक्सपोजर होगा आप सबके लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए एक टर्म आया WESR, जो कहते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट सिचुएशन रूम, जिसको यूएनईपी का एक सबऑर्डिनेट है जिसको WESR कहते हैं। इसके ऊपर सवाल अगर आप प्री में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ लीजिए। DNDi है ड्रग्स फॉर निग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव इन एड्रेसिंग डेडली शगास डिजीज एंड लिशमेनियासिस। ये बड़ी जो खतरनाक बीमारियां हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक इनिशिएटिव है, उसका शॉर्ट फॉर्म है DNDi और WESR। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है मेकिंग मीट इन द लैब।
लैब, जैसे अभी बात हुई थी कि चिकन मीट को लैब में बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था, उसके बाद काफी बहस हो रही थी भैया अब आप अभी तक हम गेहूं उगा रहे, चावल उगा रहे, अब हम मीट को भी हम लैब में बनाएंगे। और इस पे इनिशिएटिव जो ये जो स्टडी हो रही है, जो ये स्टेप लिया जा रहा है, वो चिकन मीट के ऊपर है, अभी बाकी किसी और की मीट के ऊपर नहीं आया है। इनफैक्ट द यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज गिवन क्लियरेंस टू सेवरल प्राइवेट फर्म्स that grow that meat from the animal cells in the lab. The group called PETA, People for the Ethical Treatment of Animals in the US has granted funds to two firms Upside Foods and Good Meat, which makes meat in the lab rather than by the slaughtering animals. तो एनिमल स्लॉटरिंग कम करने के लिए पीटा ने फंड्स को मुहैया कराया है और यूएस इसको अप्रूव किया है। ये स्टडी पहले आ चुकी है, दोबारा छपी, तो उसको लिखा है डॉक्टर डी बालासुब्रमण्यन सर ने, अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। तो उन्होंने इस बात को बोला कि चिकन मीट में को लैब बना करके खाने के लिए इसको इनिशिएटिव लिया गया ताकि स्लॉटरिंग कम हो सके। ठीक है, ये तो आर्टिकल अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर आपकी राय पूछी जा सकती है कि क्या ये जीरो क्रूएलिटी के लिए ठीक है, या फिर अगर हम इस तरीके से प्रोसेस मीट बनाएंगे और प्रोसेसिंग बढ़ाते जाएंगे तो क्या वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। दोनों एस्पेक्ट कि वो क्या कितना हेल्पफुल है स्लॉटरिंग कम करने के लिए फॉर एनवायरमेंटल हैजार्ड, और कितना हेल्पफुल है हमारी खुद की जिंदगियों को बचाने के लिए, बिकॉज हम सब जानते हैं कि प्रोसेस चीजों को खाने से बीमारियां बढ़ रही हैं। और फिर अगर हम इस तरह चीजें मीट को भी हम प्रोसेसिंग में लेके जाएंगे तो कितना फायदेमंद होगा, उस लेवल से इसको क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, और ये मेंस लेवल का सवाल इसमें बन सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया में इसके लिए भी कोई इनिशिएटिव नहीं है, अभी इंडिया में कोई बड़ी चीज उठी नहीं, सिर्फ स्टडी है जो बाहर यूएस में अप्रूव हुई है। ठीक है, नाउ इसके बाद आते हैं राइट हैंड बॉक्सेस में, 3 बॉक्सेस छपे हुए, उसमें पहला है कि एंडोवेस्कुलर प्रोब रिकॉर्ड्स डीप ब्रेन एक्टिविटी इन माइस, ये साइंस में छपा, साइंस पत्रिका नेचर एंड साइंस, अलग अलग मैगजीन्स हैं। नाउ दूसरा है एनडब्ल्यू ग्रीनलैंड वाज आइस फ्री 4 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट एनडब्ल्यू या नॉर्थ वेस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड 4 लाख साल पहले सी आइस फ्री था, आइस था ही नहीं वहां पे। तो ऑब्वियसली कि ये जो लोग कहते हैं कि भैया अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, फिर ये होगा वो होगा, पर हम एक्चुअली में अगर हम बहुत डीप में स्टडी करें तो हमें, अगर हम सालों में पीछे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि सालों पहले वहां पे कुछ और था, और समय के परिवर्तन के साथ वहां पे बर्फ आई। पहले कुछ और था, वो किसी और चीज का हिस्सा था, राइट। जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हमें इस तरह के मरीन आइसोटोप्स की बात मिलती है, स्टेजेस की बात मिलती है, जहाँ पे वो हिस्सा कहीं और जुड़ा हुआ था, जब वक्त बदला, समय बदला, तो वहां पे आइसिंग हो गई और आइस एज डेवलप हुआ, फिर आइस एज गया तो फिर कोई और एरा डेवलप हुआ। तो ये चेंजेस इन नेचर में होते रहते हैं, और स्टडी इसको इस बात को रिवील करती है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड कहाँ पे मैप में देखिए साथ ही साथ, और ये पता करिए कि अंटार्कटिका किस इलाके में है, किस इलाके की बात हो रही है, ये ज्योग्राफी के लेवल से इंपॉर्टेंट है, ये वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। आते हैं पहले बॉक्स में कि कह रहे हैं कि भैया माइस चूहा है, उसकी डीप ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया है, और अधिकतर जितने रिसर्चेस होते हैं वो चूहों पे ही होते हैं। उसके पहले भी एक स्टडी आई थी जहाँ बोला गया था कि भैया चूहे को अगर एक कांच के बॉक्स में बंद कर दो और उसके बाद उसे दूसरे बॉक्स में उसके किसी चूहे को आप सेट करो तो चूहे के ऊपर शॉक लगता है, वो डर जाता है। तो मतलब उसके अंदर इस तरह की ब्रेन मैपिंग है, ब्रेन उसका सर से काम करता है कि इस तरह की चीजों को देख के वो रिएक्शन देता है जैसे इंसान देते हैं। तो इस तरह की चीज फिर से ये साइंस में छपा है कि न्यू अल्ट्रा स्मॉल एंड अल्ट्रा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक न्यूरल इम्प्लांट डिलीवर्ड via blood vessels can record single neuron active deep within the brain of rats। इसको वन लाइन में पढ़ सकते हैं, वन लाइन में टीम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। The global GPS data indicate fault slip before large earthquake। global GPS data ने ये इंडिकेट किया है कि जो फॉल्ट स्लिप्स होते हैं जब कहीं अर्थक्वेक आता है, इंडिकेट फॉल्ट स्लिप बिफोर, मतलब अर्थक्वेक आने के पहले उसने फॉल्ट स्लिप्स को आइडेंटिफाई किया, इंडिकेट किया था, ये ग्लोबल जीपीएस ने बताया। तो क्या पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। ग्लोबल जीपीएस अगर आपको अर्थक्वेक कहीं आने वाला है तो क्योंकि वो बराबर से एक मैग्नीफायर से उस इलाके को ट्रैक करता है, जीपीएस का नेचर ही ये है। तो कहीं का सिस्मिक रप्चर हो रहा है, कहीं सिस्मिक वेव्स पैदा हो रही हैं, तो टाइम से पहले उसको ट्रेस वो कर सकता है। ऑब्वियसली कैमरा है, बराबर देख रहा है कई जगह को, राइट। तो कैमरा अगर लगा दिया जाए तो वहां सिस्मिक वेव्स पहले आए बाद में आए, वो उसको इंडिकेट कर सकता है ऑब्वियसली। तो एनालिसिस ऑफ जीपीएस टाइम सीरीज
Data from the large earthquake worldwide has provided evidence for the existence of precursory phase of fault slip occurring 2 hours before seismic rupture. और जीपीएस की इससे ये हेल्पफुल, ये एक एड ऑन है जीपीएस का। जब जीपीएस नहीं था तो ऐसे करना मुश्किल था, आज जीपीएस कह रहा है तो पॉसिबल है, हम इसको अपने तैयारी में ऐड ऑन कर सकते हैं। प्री के लिए इंपॉर्टेंट ये जो बॉक्सेस आते हैं ना, ये सारे इसमें प्री के सवाल बनने बहुत लाजमी है, बहुत इजी गोइंग सवाल बन जाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए दिक्कत पैदा होती है। नाउ इसके बाद एफएक्यू सेक्शन में आते हैं। कैन न्यू डेटा पैनल इम्प्रूव इंडिया स्टैटिस्टिक्स। ये कह रहा है कि जो न्यू स्टैंडिंग कमेटी बनी है ऑन स्टैटिस्टिक्स कम अबाउट, व्हाट इज इट्स ऑफिशियल मैंडेट। इसके एनएसओ के बारे में पढ़ना जरूरी कि एनएसओ क्या संस्था है। एससीओसी एससीओएस क्या है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या, कौन है, उनके हेड कौन है, किस लिए बनी है, क्या कारण है, इसको पढ़ना जरूरी। आर्टिकल शेयर किया मैंने आपसे, इसको ये मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं इसको सिर्फ रेफरेंस दे रही हूँ कि एफएक्यू में आर्टिकल सही आते हैं जो आपके प्री और मेंस के सवालों को क्लियर करते हैं। सारे अगर आपसे मेंस नहीं बनेगा तो जो शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होते, सीपीआई क्या हुआ, एनएसओ क्या हुआ, एससीओएस क्या हुआ, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस बनने बन सकते हैं। उसके बाद इसी का एक्सपेंशन है, आप इसे पढ़ें। नाउ विल G20 एग्री ऑन अ जॉइंट कम्युनिक। कम्युनिक का मतलब होता है कि भैया जो भी डिस्कशन हुआ उसके ऊपर एक पेपर पब्लिश हुआ, इसमें जो भी आउटकम्स आए आपको लिखे जाएंगे और सब उसको मिलकर के अग्री करेंगे। तो ये जो G20 एक कम्युनिक को अग्री करने के रास्ते पे है, करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करता है। Why has a single joint statement or not been released so far by any G20 मिसेज। ये तो बहुत पहले से बात हो रही है कि इस साल G20 हेड का मतलब इंडिया की पास टेबल है, इस बार चेयर है सॉरी G20 का। तो उसमें ये था कि इंडिया को पहले इनिशिएट करना चाहिए, यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ बोलना चाहिए और रशिया को सपोर्ट कम करना चाहिए। इस तरह की बहस काफी दिन से चल रही है। सो व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, झगड़े की बात क्या है इसमें, और जो बाली पैराग्राफ में जो बात हुई थी उसको एक्सपेंशन देते हुए इंडिया को कुछ कहना चाहिए इस बात में, और इंडिया का फोकस क्या है। इसके ऊपर बहुत बार वीडियोस हम कर चुके हैं, डिस्कशन काफी डिटेल में मैंने किया, आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो इसके ऊपर आर्टिकल आप इसे गो थ्रू करें, या फिर G20 वाले सेक्शन में जहां आप नोट्स बना रहे हो G20 के लिए, वहां पे इसको लिख लेना। इस बार पूछा जाएगा, मेंस में जरूर इंपॉर्टेंट है कि बाली पैराग्राफ क्या था, बाली में क्या डिस्कस हुआ था, और उसके बाद G20 का इस बार इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को करना नहीं चाहिए, इंडिया के लिए रास्ता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आप आईएएस बनने जा रहे हो, तो बीइंग अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि भैया स्टैंड क्या होना चाहिए इंडिया का, राइट, और सिचुएशन क्या रही अभी तक, क्या चल रहा है, शेरपा कौन है इंडिया का, और छोटे छोटे वर्ड जो उसमें आर्टिकल में आए हैं वो पढ़ने जरूरी है। और ये पूरा का रिमेनिंग स्क्रीनशॉट है आपका, आपके लिए उस आर्टिकल से। आप ये सारे आर्टिकल्स हिंदू की वेबसाइट पर गो थ्रू कर सकते हैं। इफ यू वांट मी टू प्रिपेयर और डू अ डिटेल वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, प्लीज कमेंट मी बैक, बिकॉज जब तो कमेंट नहीं करोगे समझ नहीं आएगा पढ़ना क्या है। तो इस इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप। और व्हाट हैज टू बी डन टू गेट टू जीरो हंगर, इसमें जो ये बताना चाह रहे हैं कि जीरो हंगर जो एसडीजी का गोल नंबर 2 है, उसके ऊपर क्या करना जरूरी है। फूड क्राइसिस की जो समस्या बढ़ती जा रही है उसके लिए क्या करना जरूरी है। वाई इज द लेवल ऑफ अंडर नरिशमेंट हाई, what is the extent of cost increase for a healthy diet, why, where is food insecurity being felt more, what are some of the suggestions offered by the global report on food crisis। global report on food crisis किसने छापी, कहाँ छपी, क्या था उसके अंदर, जीआरएफसी ये पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में पूछते कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। तो जीआरएफसी क्या है, उसमें क्या लिखा है, जीरो हंगर क्या है, और जो हमारा गोल नंबर 2 है एसडीजी का 17 गोल्स कौन कौन से हमको पता होना चाहिए। जीरो हंगर में यहाँ पॉइंट नंबर 2 आ गया। उसके अलावा नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water, affordable and clean energy, decent work, industry, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnerships for the goals। 17 goals रट लीजिए। उसके बाद जो जीरो हंगर का ये मुद्दा है इसको पढ़ना जरूरी इस आर्टिकल को। एंड व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, इंडिया के रेफरेंस से पढ़िए, इसमें आपका जो मेंस के सवाल से तैयार हो जाएंगे, और प्री के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर जीआरएफसी को पूछ सकते हैं कि मेरी रिपोर्ट क्या थी, इसमें क्या पॉइंटर्स हैं, ये डायरेक्टली आपसे प्री पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का साइंस और टेक का डिस्कशन। इफ यू वांट मी टू प्रिपेयर अ वीडियो on any of the topic which is in this slide in detail, please comment me back, I'll prepare an entire video for you separately and then I'll post on my channel। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट संडे, तब तक तैयारी करते रहिए।